अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 का बी। स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम आल्सो मेंशन इट्स वन एप्लीकेशन। बर्नौली प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए तथा इसके एक उपयोग को भी लिखिए। बर्नौली प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय। ये प्रमेय क्या है? फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में होता है या प्रवाहित होता है तो उसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर, उसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर द्रव की एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योग, द्रव की एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। यही बर्नौली थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय कहलाता है। ये एकांक आयतन की कुल ऊर्जाएं हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ये जो सम है ये कांस्टेंट है। और जो बर्नौली का थ्योरम है ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरह से जब भी कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके रास्ते में प्रत्येक बिंदु पर द्रव की एकांक आयतन की कुल ऊर्जा 3 तरह की है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, इनका योग एकांक आयतन के लिए सदैव नियत रहता है। तो इसको हम बर्नौली का प्रमेय या बर्नौली थ्योरम कहते हैं। इक्वेशन के फॉर्म में P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक। और ये बर्नौली थ्योरम हमें यहाँ पर प्रूफ भी करना है। तो स्टेटमेंट के बाद प्रूफ यहाँ पर देखेंगे। प्रूफ के लिए हम एक ट्यूब लेंगे जिसमें ये इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस यानी असंपीड्य तथा अश्यान द्रव इस नली में धारा रेखीय स्ट्रीम लाइन फ्लो में फ्लो हो रहा है। तो लेट एनी इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज फ्लोइंग इन ट्यूब एक्स वाई इन स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो माना किसी नली एक्स वाई में असंपीड्य तथा अश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। लेट A1 बी क्रॉस सेक्शन एरिया एंड V1 बी वेलोसिटी, A1 बी क्रॉस सेक्शन एरिया एंड V1 बी वेलोसिटी एंड P1 बी प्रेशर एट on liquid at x end. At x end, cross section area is A1, pressure is P1, and velocity of liquid is V1, and height is H1. At y end, A2B cross section area, V2B velocity of liquid, and P2B pressure on liquid. At y end, pressure is P2, cross section area is A2, and velocity is V2. End x is at height H1. This end is at height H1 and y end is at height H2 from ground and rho b density of liquid. Then माना x सिरे पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 तथा द्रव का वेग V1, दाब P1 है और x सिरे की ऊंचाई H1 है। इसी प्रकार y सिरे पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है और द्रव का वेग V2, दाब P2 तथा ऊंचाई y सिरे की H2 है। और लास्ट में हम लिखेंगे द्रव का घनत्व रो है। इतना लिखने के बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अब इफ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम x टू y ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 देन वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड। यदि दाबांतर P1 माइनस P2 के कारण x से y की ओर द्रव बहता है तब द्रव की दाब ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य द्रव की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के रूप में प्राप्त होगा, यानी उसकी कुल ऊर्जा में, द्रव की कुल ऊर्जा में वृद्धि के रूप में प्राप्त होगा। तो ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये जो दाबांतर है इसके कारण किया गया कार्य निकालेंगे और उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकाल के बराबर कर देंगे दाबांतर द्वारा किया गया कार्य। तो दाबांतर द्वारा किया गया कार्य ही द्रव की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। अब हम दाबांतर के कारण कार्य निकालेंगे। तो पहले वर्क निकालेंगे एट एक्स एंड। तो एट एक्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड इन 1 सेकेंड V1 है। एक्स सिरे पर द्रव द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी V1 और फोर्स ड्यू टू प्रेशर P1, दाब P1 के कारण बल कितना लग रहा है एक्स सिरे पर
F1 इक्वल टू P1 A1। फोर्स F1 इक्वल टू P1 V1 के कारण वो V1 डिस्टेंस क्या करता है, चलता है 1 सेकंड में। हेंस वर्क डन अपॉन लिक्विड इंटरिंग एट एक्स एंड इन 1 सेकंड। अतः एक सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य W1 इक्वल टू फोर्स बल इंटू डिस्प्लेसमेंट विस्थापन P1A1, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया V1, तो W1 इक्वल टू P1A1 V1। सिमिलरली वर्क डन अपॉन लिक्विड आउट गोइंग एट वाई इंड इन 1 सेकेंड। इसी प्रकार वाई सिरे से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य W2 इक्वल टू P2A2 V2। हेंस नेट वर्क डन, अतः द्रव पर किया गया नेट कार्य क्या है, W1 वर्क ग्रेटर होगा और W2 वर्क स्मॉलर होगा, तभी लिक्विड आगे बढ़ेगा। तो डेल्टा W इक्वल टू W1 माइनस W2। देन P1A1 V1 और W2 P2A2 V2। यहाँ हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे सततता के समीकरण से। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और ये AB हो गया यानी वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को हम मास अपॉन डेंसिटी लिखेंगे, तो ये मास ऑफ लिक्विड m हो गया, द्रव का द्रव्यमान m है, डेंसिटी क्या है रो। तो इस तरह से ये AB यहाँ से कॉमन हो गया, P1 माइनस P2 इंटू AB, और डेल्टा W इक्वल टू P1 माइनस P2 m अपॉन रो। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, द्रव की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा K इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट वाई एंड माइनस वर्क निकालने के बाद हम काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन निकालेंगे, तो डेल्टा K इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट वाई एंड माइनस काइनेटिक एनर्जी एट एक्स एंड। वाई सिरे पर गतिज ऊर्जा माइनस एक्स सिरे पर गतिज ऊर्जा, ये कितना आएगा, तो वाई सिरे पर वेलोसिटी कितनी है V2 है, तो हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर, और ये डेल्टा K आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और फिर नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड, द्रव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट वाई एंड माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स एंड। वाई सिरे पर स्थितिज ऊर्जा माइनस एक्स सिरे पर स्थितिज ऊर्जा। डेल्टा U इक्वल टू mgh2, हाइट h2 थी वाई सिरे पर, इसलिए mgh2 माइनस mgh1। अब हम नाउ इंक्रीज इन टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू रिलेटिव वर्क डन अपॉन लिक्विड, हेंस फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। द्रव की कुल ऊर्जा में वृद्धि द्रव पर किए गए नेट कार्य के कारण होती है। तो द्रव की कुल ऊर्जा में वृद्धि द्रव पर किए गए नेट कार्य के कारण ही हो रही है। तो नेट कार्य दाब के कारण हो रहा है, तो इस तरह से दाब ही यहाँ दाब ऊर्जा ही रिस्पॉन्सिबल है, जिससे क्या हो रहा है, द्रव की कुल ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो जो नेट कार्य मिल रहा है दाब ऊर्जा के कारण, वो क्या होगा, वर्क कुल ऊर्जा में वृद्धि यानी इंक्रीज इन टोटल एनर्जी के बराबर कर देंगे। अतः ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत या कार्य ऊर्जा प्रमेय से डेल्टा W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U। और फिर हम ऊपर वाले इक्वेशन से डेल्टा W, डेल्टा K एंड डेल्टा U का मान यहाँ पर पुट करेंगे। डेल्टा W क्या है, P1 माइनस P2 इंटू m अपान रो, और डेल्टा K क्या है, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। डेल्टा U mgh2 माइनस mgh1। m दोनों तरफ इक्वेशन में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ m की जगह हम यहाँ जो रो था उसको लिखेंगे, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। तो इस तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 वाले टर्म हम लेफ्ट साइड में रख लेंगे और 1 वाले टर्म लेफ्ट साइड में रखेंगे, 2 वाले टर्म राइट साइड में। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको इधर ले आया, हाफ ये नेगेटिव था तो प्लस हो गया, हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो गया, रो GH1 प्लस इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो ये हमारा बर्नौली थ्योरम यहीं पर प्रूव हो जाता है। हेंस वी कैन राइट P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से ये एक नियतांक हो गया। सम जो एकांक आयतन की कुल ऊर्जाएं हैं इनका सम क्या हो गया, नियतांक हो गया। और ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट
हर जगह नली के जहाँ भी प्रवाह है वहाँ ये सारी जो एकांक आयतन की ऊर्जाएं हैं इनका योग हमेशा नियत रहता है। एग्जाम्पल ऑफ बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग या उदाहरण। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया तो एग्जाम्पल दे देंगे। वर्क सिस्टम ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन, वायुयान की पंखों की कार्य प्रणाली। तो जो वायुयान है उनके पंख विशेष आकृति के होते हैं, उनकी कार्य प्रणाली बर्नौली थ्योरम पर आधारित है। कैसे है? कर्वेचर ऑफ अपर सरफेस ऑफ विंग ऑफ एरोप्लेन इज ग्रेटर देन कर्वेचर ऑफ लोअर सरफेस। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ऊपरी जो सरफेस है इसकी रेडियस ये ज़्यादा कर्व होता है और नीचे वाला सरफेस लगभग फ्लैट होता है। तो इस कारण से जब ये पंखे आगे गति करते हैं और एयर जब यहाँ से जाती है तो ऊपर वाली एयर को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और नीचे वाली एयर कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो इस कारण से ऊपर वाली जो लेयर है इसका वेग या इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और नीचे वाली लेयर का जो एयर है इसका वेग कम रहता है। तो v1 इज ग्रेटर देन v2। और बर्नौली थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर लो हो जाता है और जहाँ वेलोसिटी कम होती है वहाँ प्रेशर हाई हो जाता है। तो P1 इज ऑलवेज लेस देन P2। तो P2 ग्रेटर हो गया, P1 लेस हो गया। तो इस कारण से यहाँ लिफ्टिंग फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट वायु का और इसके कारण, इस अपथ्रस्ट के कारण वायु, ये जो प्लेन है एरोप्लेन, ये ऊपर की ओर गति करेगा। When aeroplane runs, then because of special design of this wing, velocity of air moving up above the wing become more than the velocity of air below the wings. That is V1 is greater than V2. Thus, according to Bernoulli theorem, pressure P1 is less than P2. Hence, aeroplane exert a lifting force L upward direction or upwards. वायुयान के पंखों की ऊपरी सतह की वक्रता निचली सतह की वक्रता से अधिक होती है। जब वायुयान दौड़ता है तो पंखों की इस विशेष आकृति के कारण पंखों के ऊपर चलने वाली वायु का वेग v1 पंखों के नीचे चलने वाली वायु के वेग v2 से अधिक हो जाता है। तो v1 v2 से अधिक हो जाता है। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार दाब P1 कम हो जाता है और फिर दाब P2 अधिक हो जाता है। नीचे दाब अधिक हो जाता है और ऊपर दाब कम हो जाता है और फिर इस दाबांतर के कारण ही वायुयान के ऊपर एक उत्थापक बल यानी अपथ्रस्ट लगता है और वायुयान ऊपर की ओर गति करता है। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल लिखना था तो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एटमाइजर स्प्रेयर या कणित्र स्प्रेयर इसको कहते हैं। तो एटमाइजर या कणित्र क्या है? इसमें जल, जब भी हम इसको प्रेस करते हैं पिस्टन को तो जो वाटर की या लिक्विड की बूंदें हैं वो स्प्रे के फॉर्म में निकलती हैं यानी कणों के फॉर्म में। तो ये कैसे वर्क करता है बर्नौली थ्योरम पर, यह देखेंगे। इसमें एक पिस्टन लगा होता है सिलेंडर के साथ और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है और इससे जो लगी ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। तो यहाँ पर एयर की जो वेलोसिटी होगी वो लो होगी क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होने के कारण, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो एयर की वेलोसिटी हाई होगी। तो V2 इज ग्रेटर देन V1। तो नॉर्मल पंप इज अटैच्ड परपेंडिकुलर टू ट्यूब AB। तो ये जो ट्यूब AB है इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल पंप अटैच्ड होती है। हेड ऑफ विच इज जेट शेप्ड और वेरी नैरो। हेड ऑफ दिस पंप इज वेरी नैरो। व्हेन piston is made move inside the pump, when this piston is moved inside the pump, the air moves outside via this horizontal tube. Via this horizontal tube, air moves out. The velocity of air is very high in narrow portion of tube as A1 is greater than A2. Hence, V1 is very lesser than V2. So V2 is very high because of which air pressure in narrow tube decreases. Air pressure in this velocity is high, then air pressure in this narrow tube decreases lower than the atmospheric pressure. Because of this pressure difference, here atmospheric pressure and here is lower than atmospheric pressure. Hence water come out of
ड्यू टू दिस प्रेशर, लोअर प्रेशर, water comes to lower pressure, and then water is mixed with air and come out, and when air expand in this region outside, the water also expand, and in the form of, it becomes in the form of small drops, and we get spray. तो माना जो नली है AB का ऊपरी सिरा ए पर क्षैतिज नली के संकीर्ण भाग ए पर खुलता है, तो ये जो नैरो रीजन है ए पर खुलता है नली के समकोणिक यानी लंबवत एक साधारण पिचकारी लगी होती है, पिस्टन अरेंजमेंट ऊपर लगा होता है ये, जिससे हम प्रेस करने पर एयर यहाँ पर चलती है आगे। तो ये जो पिचकारी है इसका जो लास्ट एंड होता है वो क्या होता है, जेट के आकार का होता है या बहुत पतला होता है। जब पिचकारी के अंदर पिस्टन को दबाते हैं, तो जब पिस्टन को प्रेस करते हैं तो वायु क्षैतिज नली में से होकर बाहर निकलती है। नली के संकीर्ण भाग में वायु का वेग बहुत अधिक हो जाता है, यहाँ पर वायु का वेग कम है और यहाँ पर वायु का वेग अधिक हो जाता है, जिससे वहाँ ये जो नली है, छोटी वाली नली नैरो ट्यूब, इसमें वायु का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से काफ़ी कम हो जाता है और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब रहता है, इसलिए वाटर सक करके ऊपर पहुँच जाता है और यहाँ बहती हुई हवा से मिल जाता है। और यहाँ जैसे ही नली के बाहर आती है हवा एक्सपैंड होती है, यानी हवा का प्रसार होता है और बहुत तेज़ी से फैलती है हवा। चूँकि हवा के साथ वाटर मिक्स या लिक्विड मिक्स होता है, तो लिक्विड भी हवा के साथ एक्सपैंड होता है और बूंदों के फॉर्म में टूट जाता है लिक्विड, और इस तरह से हमें ये स्प्रे के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। तो ये बर्नौली थ्योरम पर आधारित यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का सी, डिफाइन फ्रिक्शन, एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन इन ब्रेक सिस्टम ऑफ मूविंग व्हीकल, बाइसिकल एक्सेट्रा। घर्षण को परिभाषित कीजिए, चलते वाहन, साइकिल इत्यादि में ब्रेक प्रणाली में घर्षण के उपयोग को समझाइए। तो ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति ऊर्जा में चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ फ्रिक्शन घर्षण पहला ही टॉपिक है। क्या है फ्रिक्शन? इफ एनी बॉल इज रोल्ड ऑन स्मूथ फ्लोर देन इज स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस बिकॉज ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन बॉल इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मूवमेंट। यदि चिकने फर्श पर कोई गेंद लुढ़काई जाती है तो वह गेंद क्या है, कुछ दूर जाकर रुक जाती है, क्योंकि गेंद पर गेंद की गति का विरोध में लगने वाला बल के कारण वह गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। व्हेन टू बॉडीज these bodies are solid are in mutual contact and slide upon each other or do relative motion, then each surface exert a force upon other surface that resist the relative motion of these objects. This relative force that opposes the motion of these objects, retarding force, is called friction force and resisting property is called friction. तो जब दो परस्पर संपर्क में पिंड होते हैं तथा एक दूसरे पर फिसलते हैं या अपेक्षिक गति करते हैं, तो प्रत्येक तल दूसरे तल पर एक बल आरोपित करता है जो पिंडों की अपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो इस विरोधी बल को ही घर्षण बल कहते हैं और इस अवरोध उत्पन्न करने के इस गुण को घर्षण कहते हैं। तो जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर गति करती हैं तो इनकी अपेक्षिक गति का विरोध होता है दूसरी वस्तु द्वारा, और ये मान लेते हैं वस्तु इस दिशा में गति कर रही है, तो जो संपर्क क्षेत्र है वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है घर्षण बल, और ये जो विरोध करने का गुण है यही फ्रिक्शन या घर्षण कहलाता है। अब ब्रेक सिस्टम इन व्हीकल। तो ब्रेक सिस्टम व्हीकल, फंक्शन ऑफ व्हीकल ब्रेक सिस्टम इज टू स्टॉप और स्लो डाउन द मूविंग मोटर व्हीकल और साइकिल और प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग व्हेन इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन। तो वाहन का जो ब्रेक सिस्टम है ये क्या कार्य करता है, चलती हुई वाहन या मोटर को रोकता है या धीमा करता है, या वाहन स्थिर है तो स्थिर अवस्था में वो क्या करता है, रोके रहने का प्रयास करता है,
तो ये ब्रेक सिस्टम कहलाता है। ऑल ब्रेक सिस्टम यूज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन देयर ऑपरेशन। तो सभी ब्रेक सिस्टम अपने संचालन के लिए घर्षण बल का उपयोग करते हैं, यानी घर्षण बल द्वारा ही ब्रेक सिस्टम काम करता है। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडीज दैट आर इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन क्या? घर्षण उन पिंडों की सापेक्ष गति का विरोध करता है जो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, जैसे ब्रेक और जो व्हीकल है उसका टायर या रिम। तो ये जब संपर्क में आते हैं ब्रेक शू और रिम, तो इनकी गति का विरोध करने के लिए घर्षण बल यहाँ उत्पन्न होता है और फिर वो घर्षण क्या करता है? इनकी गति का विरोध करता है और इसके बाद वो व्हीकल रुक जाता है। तो ये यहाँ पर कैलिपर ब्रेक सिस्टम है जो साइकिलों में प्रयोग किया जाता है। व्हेन वी यूज द ब्रेक and energy to overcome the friction, it creates heat. When we use brake, that is kinetic energy of this vehicle is converted into heat and then vehicle stops or stopped. So components of brakes such that brake line, pad, drum, disc get heated while in operation. तो जब भी हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? ब्रेक लाइनर, पैड, ड्रम, डिस्क इत्यादि जो ब्रेक में लगे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी वो ब्रेक के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके कार्य द्वारा क्या बन जाती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे ब्रेक लाइनर और पैड, ड्रम और डिस्क जैसे जो यहाँ पर ब्रेक के कंपोनेंट होते हैं वो ब्रेक लगाने के बाद गर्म हो जाते हैं। तो एक्चुअल में वर्किंग क्या है ब्रेक सिस्टम की? ब्रेक सिस्टम टेक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग व्हीकल एंड वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन एंड कन्वर्ट्स इट और कन्वर्ट्स दिस काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी थ्रू फ्रिक्शन। तो ब्रेक प्रणाली गतिमान वाहन की गतिज ऊर्जा को घर्षण द्वारा कार्य करके ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे वाहन की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और व्हीकल या साइकिल रुक जाता है अथवा धीमा हो सकता है। अगर गतिज ऊर्जा शून्य नहीं हुई, गतिज ऊर्जा कम हो गई तो धीमा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा शून्य हो गई तो वाहन रुक जाएगा। और ये जो गतिज ऊर्जा है ये इन द फॉर्म ऑफ हीट उस ब्रेक सिस्टम में फैल जाती है। तो व्हीकल जो भी है उसकी काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अगर v वेग से चल रही है तो हाफ mv² है और उसको हम ब्रेक लगाकर रोक दिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी k2 = 0। तो रुक जाने पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा k = k1 - k2 यानी हाफ mv²। नाउ इफ व्हीकल स्टॉप्स आफ्टर x डिस्टेंस व्हाइल ब्रेक इज प्रेस्ड। यदि ब्रेक लगाने पर वाहन x दूरी तय करके रुकता है तो वर्क W = F × x और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या जानते हैं? वर्क W = डेल्टा k यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और F × x = हाफ mv²। तो फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य वो क्या होगा? जो व्हीकल है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो इस तरह से पूरी गतिज ऊर्जा को हम क्या करेंगे? कार्य करके फ्रिक्शन द्वारा किए गए कार्य से वो क्या होती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है और व्हीकल रुक जाता है। तो विभिन्न व्हीकल में विभिन्न प्रकार के ब्रेक सिस्टम यूज किए जाते हैं। जैसे साइकिल में कैलिपर ब्रेक सिस्टम है, मोटरसाइकिल या दोपहिया वाहनों में ड्रम ब्रेक सिस्टम या डिस्क ब्रेक सिस्टम इत्यादि यूज किए जाते हैं। और उसमें जो मूविंग रिम है उसके संपर्क में ब्रेक शू, ब्रेक प्रेस करने पर ब्रेक शू उस रिम से चिपक जाता है और घर्षण बल है वो वहाँ पर क्या करता है? इस जो रिम है उसकी मोशन का विरोध करता है और इस विरोध के कारण वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस कैसे होगी? वो जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा व्हीकल की, वही हीट में कन्वर्ट हो जाती है और व्हीकल कुछ समय में रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल पर शॉर्ट नोट लिखना है। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। ब्लैक होल के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखना है, यही 5A का क्वेश्चन है। तो ब्लैक होल पर यहाँ पर टिप्पणी लिखना होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ब्लैक होल जिसको हम कृष्ण वीवर भी कहते हैं,
ये चैप्टर 5 मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स में है, न्यू सिलेबस में। तो यहाँ पर हम ब्लैक होल या कृष्ण विवर के बारे में लिखना पड़ेगा हमें 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट हैज कोलैप्स्ड अंडर इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स टू सच एन एक्सटेंट दैट इट्स इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो प्रायः बहुत बड़े आकार के तारे के गुरुत्वीय विध्वंस का परिणाम कृष्ण विवर या ब्लैक होल के रूप में होता है। कृष्ण विवर पर प्लायन वेग, इसके वेलोसिटी क्या होती है, प्रकाश के वेग के बराबर होती है। तो इसके वेलोसिटी कितनी होगी कृष्ण विवर पर, प्रकाश के वेग के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ब्लैक होल इस तरह से, यानी कोई भी स्टार ब्लैक होल जब बन जाता है ग्रेविटेशनल कोलैप्स के द्वारा, तो उसकी जो इसके वेलोसिटी है, यानी ब्लैक होल से बाहर निकलने की इसके वेलोसिटी क्या होगी, प्रकाश के वेग के बराबर होती है। तो इस तरह से कोई वस्तु ब्लैक होल से बच नहीं पाती है। तो ब्लैक होल आर बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड इन ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ वेरी लार्ज स्टार, द मास ऑफ दैट स्टार इज ग्रेटर देन 5 times मास ऑफ आवर सन एट देयर एंड ऑफ देयर लाइफ। तो वास्तव में कृष्ण विवर या ब्लैक होल का बनना किसी ऐसे तारे जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुना से अधिक है के जीवन की अंतिम अवस्था होती है। और ग्रेविटेशनल कोलैप्स की जो रेडियस है, ग्रेविटेशनल रेडियस या गुरुत्वीय त्रिज्या, उसको हम RS से लिखते हैं और इसका मान होता है 2gm। 2gm, m क्या है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी जो स्टार है उसका द्रव्यमान या वस्तु का द्रव्यमान अपॉन c²। c प्रकाश का वेग है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो प्रकाश की चाल है स्पीड ऑफ लाइट। g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एन ऑब्जेक्ट हुज रेडियस इज स्मॉलर देन दिस ग्रेविटेशनल रेडियस इज कॉल्ड ब्लैक होल। कोई भी वस्तु जिसकी त्रिज्या गुरुत्वीय त्रिज्या RS से कम होती है उसको हम ब्लैक होल या कृष्ण विवर कहते हैं। इसको समझने के लिए हम फॉर सन, सूर्य के लिए जो यहाँ पर कोलैप्स रेडियस या ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्रिज्या आती है वो 3 किलोमीटर आती है। तो यानी जो हमारा प्रेजेंट सूर्य है, इसको ब्लैक होल बनने के लिए 3 किलोमीटर तक की रेडियस तक सिकुड़ना पड़ेगा, 3 किलोमीटर रेडियस का होना पड़ेगा। और अर्थ के लिए जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स रेडियस है वो क्या है, 9 mm। 9 mm की अगर अर्थ हो गई तभी ये ब्लैक होल बन पाएगी। तो इस तरह से ये ब्लैक होल के लिए गुरुत्वीय त्रिज्या या यहाँ पर ग्रेविटेशनल रेडियस है जिसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो हम यहाँ पर ब्लैक होल एक्चुअल में होल नहीं है, ये बहुत ही घना द्रव्यमान है जो कि प्रकाश के साथ साथ कोई भी द्रव्यमान इससे बच नहीं पाता। तो ये सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है, क्योंकि ये प्रकाश को भी अपने अंदर पूरी तरह समाहित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस कारण से ये दिखाई नहीं देता, तो इसको लोग होल ही समझते थे। तो ये ब्लैक होल क्या है, प्रकाश और जो एनर्जी है उसको पूरी तरह से निगल लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसलिए ये ब्लैक होल दिखाई नहीं देता और इसका नाम ब्लैक होल है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी, ऑल मैटर एंड एनर्जी इन यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए स्टेट ऑफ इनॉर्मस डेंसिटी एंड टेम्परेचर एट फाइनाइट मूवमेंट इन पास्ट व्हेन स्पेस टाइम केम इनटू बीइंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा एवं द्रव्य की उत्पत्ति एक नियत समय पर 13.8 अरब साल पूर्व एक अति घनीभूत पिंड के बड़े धमाके, जिसको हम महाविस्फोट कहते हैं, उस महाविस्फोट के दौरान हुई थी। और 1927 में जी लेमेट्रे ने इस बिग बैंग थियरी को एक्सप्लेन किया था। और इसके बाद बहुत सारे तारे और गैलेक्सीज सबका फॉर्मेशन या निर्माण हुआ है। तो स्टार क्या है, इसमें मेनली जो कंटेंट होता है वो हाइड्रोजन का होता है। तो स्टार में हाइड्रोजन क्या होती है, बहुत उच्च ताप पर ये इसका नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और इससे अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा से स्टार चमकते हैं या इनके अंदर प्रकाश रहता है और इसी प्रकाश को हम तारे का या स्टार का प्रकाश कहते हैं। तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन के नाभिक
अति उच्च तापमान पर लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा तारे का प्रकाश यानी ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं। लाखों करोड़ों साल तक ये नाभिकीय संलयन होने के बाद स्टार में सारा हाइड्रोजन लगभग कंज्यूम्ड हो जाता है हीलियम में, और फिर इसके बाद तारे की मृत्यु होनी होती है। क्योंकि हाइड्रोजन सारा समाप्त हो जाता है, तारे की मृत्यु लगभग हो जाती है। किसी तारे में अरबों साल चमकने के बाद तारे में लगातार नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है, और जब सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो तारे की मृत्यु हो जाती है। तो हम ऐसे तारे का लाइफ साइकिल देखते हैं जिनका सूर्य के द्रव्यमान से 5 गुना द्रव्यमान ज़्यादा है। तो द स्टार शाइन स्टीडली अंटिल हाइड्रोजन गैस फ्यूज टू हीलियम। इट टेक्स बिलियन ऑफ ईयर इन स्मॉल स्टार वाइल ओनली मिलियन ऑफ ईयर्स इन मैसिव स्टार। तो सूर्य से 5 गुना अधिक द्रव्यमान वाले तारे में चमक तब तक रहती है जब तक उसमें नाभिकीय संलयन होता रहता है, यानी हाइड्रोजन सारा समाप्त नहीं हो जाता है। छोटे तारों में हाइड्रोजन समाप्त होने में अरबों साल लगते हैं, जबकि बड़े तारों में लाखों साल में ही हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, और इस तरह से तारा क्या हो जाता है, इसके बाद बड़े लाल सुपर दानव तारा बन जाता है। तो हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाता है ऊर्जा का स्रोत, तो वो रेड कलर का हो जाता है और बड़ा हो जाता है तारा। तो मैसिव स्टार देन बिकम्स रेड जायंट स्टार एंड स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग विथ हीलियम कोर सराउंडेड बाई शेल ऑफ कूलिंग एक्सपैंडिंग गैस। द मैसिव स्टार इज मच बिगर दैन एक्सपैंडिंग स्टेज। तो इसके बाद जो तारा है हाइड्रोजन समाप्त होने के बाद लाल सुपर दानव तारे में बदल जाता है, और यह अपने हीलियम कोर के साथ फैलना व ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है। फैलाव के दौरान बड़े आकार के तारे का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको सुपर दानव तारा कहते हैं। लाल रंग का होता है, इसलिए इसको रेड सुपर जायंट स्टार कहते हैं। इन नेक्स्ट मिलियन ईयर्स 10 to the power 6 years a series of nuclear reaction occurs forming different element in cell around iron core। तो अगले लाखों सालों तक इसके तारे के सेल में नाभिकीय अभिक्रियाओं की श्रृंखला चलती रहती है, जिसमें हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होता रहता है। कोर कोलैप्सेस इन लेस दैन ए सेकेंड। कोर का विध्वंस क्या होता है, कुछ ही सेकंड में हो जाता है, और इस विध्वंस को हम सुपरनोवा कहते हैं। दिस एक्सप्लोजन इज कॉल्ड सुपरनोवा। एक्चुअल सुपरनोवा शाइन्स ब्राइटर देन गैलेक्सी फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन की श्रृंखला खत्म हो जाती है तब क्या होता है, कुछ ही सेकंड में तारे के कोर का विध्वंस हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और यह गैलेक्सी से अधिक चमकदार हो जाता है कुछ क्षणों के लिए सुपरनोवा। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। समटाइम्स कोर सर्वाइव्स द एक्सप्लोजन इफ सर्वाइविंग कोर इज बिटवीन 1.5 to 3 पॉइंट सोलर ऑफ 3 सोलर मासेस, यानी हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 से 3 गुना है। तो कोर विध्वंस होकर क्या बन जाती है, तारा सिकुड़कर बहुत घना न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। इफ सर्वाइविंग कोर इज बिटवीन 1.5 to 3 मास ऑफ सोलर masses, then it contracts to become a tiny star, very dense neutron star. If core is much greater than 3 mass of sun solar masses, the core contracts to becomes a black hole. तो यदि कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से अधिक है तो कोर यानी तारा सिकुड़कर बहुत घना कृष्णविवर या ब्लैक होल बन जाता है, जिस पर पलायन वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक है, तो ये तारे अपने जीवन काल के अंतिम अवस्था में विध्वंस के बाद ब्लैक होल बन जाते हैं। सिंस ब्लैक होल हैज escape velocity equal to light, then any matter or mass as well as light cannot escape near black hole। चूंकि ब्लैक होल पर पलायन वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसलिए ब्लैक होल के आसपास द्रव्यमान के साथ साथ प्रकाश भी ब्लैक होल से बच नहीं पाता।
तथा ब्लैक होल में समाहित हो जाते हैं। इससे ब्लैक होल अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तो प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल इन यूनिवर्स इज आइडेंटिफाइड इन 2 वेज। ब्रह्मांड में ब्लैक होल की उपस्थिति 2 प्रकार से पहचानी जाती है। तो ब्लैक होल क्या है एक्चुअल में? बहुत ही घना द्रव्यमान है जो कि तारे के विध्वंस यानी जीवन की अंतिम अवस्था विध्वंस के बाद बनता है, और ये इतना घना होता है कि कोई भी द्रव्यमान इसकी ग्रेविटी से बच नहीं पाता, और साथ ही साथ लाइट को भी पूरी तरह से अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्रह्मांड में ब्लैक होल की उपस्थिति 2 प्रकार से पहचानी जाती है। बाई फील्ड ऑफ नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्काई, आकाश में निकटवर्ती पदार्थों के क्षेत्र द्वारा। तो यदि कोई तारा अदृश्य वस्तु जैसे ब्लैक होल की ओर तेजी से बढ़ रहा है तो अनुमान लगाया जाता है कि तारा कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल की ओर बढ़ रहा है। बाई डिटेक्टिंग एक्सरे गिवन ऑफ बाई ब्लैक होल, कृष्ण विवर द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की खोज द्वारा, तो एक्सरे की खोज द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि उधर ब्लैक होल है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इंटर्स इन ब्लैक होल देन ड्यू टू एक्सेसिव हीट इट रेडिएट्स एक्सरे ऑन बेसिस ब्लैक होल कैन बी आइडेंटिफाइड। तो जब कोई पदार्थ कृष्ण विवर या ब्लैक होल के भंवर में चक्कर लगाते हुए प्रवेश करता है तो अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण यानी गर्मी होने के कारण वह मटेरियल एक्सरे उत्सर्जित करने लगता है, जिसके आधार पर ब्लैक होल की खोज की जा सकती है। तो ब्लैक होल पर जो इसके वेलोसिटी होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ Gm/r, और ये ग्रेटर आर इक्वल टू c। तो इस तरह से ब्लैक होल के अंदर इसके वेलोसिटी c से ज़्यादा होती है, और इस कारण से कोई भी प्रकाश या द्रव्यमान ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल पाता यानी बच नहीं पाता।